मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिविल सर्विसेज के ऊपर। भारतीय लोक सेवाएं जो हैं, आपने सुना होगा इंडियन सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सर्विसेज या आईएएस, आईपीएस, इस तरीके के आपके कॉमन नाम आपने सुने होंगे। सिविल सर्विसेज इन इंडिया, क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सिविल सर्विसेज क्या है, कितने प्रकार की है, ये हम देखेंगे इसमें आज। ठीक है। राइट डाउन द टॉपिक नेम फर्स्ट, सिविल सर्विसेज इन इंडिया। देखिए, ये है द प्रेजेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया आर मेनली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द फॉर्मर इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, आईसीएस सर्विसेज होती थी पहले। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज को आईएएस में बदल दिया गया था ब्रिटिश रूल के जाने के बाद। मतलब 1947 के बाद आईसीएस सर्विसेज हो गई थी आईएएस सर्विसेज। ठीक है। बेसिकली हमारी जो लोक सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज जो हैं हमारी, वो ब्रिटिश रूल से चली आ रही हैं। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया से हमने विरासत में ली हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। एक पॉइंट तो ये है, वो हम देखेंगे आगे क्या क्या हुआ है। जेनेसिस ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश राज। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ब्रिटिश राज से लिया गया है। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि कलेक्टर की पोस्ट को, डीसी की पोस्ट को सबसे पहले क्रिएट किया था वॉरेन हास्टिंग्स ने 1772 में। ठीक है। किस चीज़ के लिए? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, टैक्स वैक्स वसूलने के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वॉरेन हास्टिंग पहले आदमी थे जिन्होंने कलेक्टर की पोस्ट को जो कलेक्टर की पोस्ट को 1772 में लेके आए थे। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। इसको आप लिख लोगे। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज 2 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी इंडिया में, रिफॉर्म्स किए थे सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया था। ठीक है, पहले क्या था, जज की पावर भी डीसी को ही दे रखी थी, लेकिन आज आप देखोगे आज जजेस अलग हैं और जो है एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, जुडिशरी अलग है। लेकिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एक्टिविटीज़ वर बोथ कंबाइंड। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है उस एंगल से, क्योंकि उन्होंने 1947 के अंदर जब आपके इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज बन रही थी 1947 के बाद, तो उन्होंने मेजर काम जो किया था ऑल इंडिया सर्विसेज को लाने के लिए, उन्होंने मूलभूत अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है। बट हिस्टोरिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर इंडियन फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का नाम आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। ठीक है। इन इंडिया द वेरियस सिविल सर्विस एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स कैन बी क्लासिफाइड। देखिए, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कितने प्रकार की सिविल सर्विसेज हैं। सेंट्रल, केंद्रीय सिविल सर्विस। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। ठीक है। केंद्रीय लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं हैं। ये 3 प्रकार की सिविल सर्विसेज होती है। सेंट्रल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आप चुने जाते हो तो आपको किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है। और स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे एचपीएससी की सर्विसेज हैं, आप स्टेट कैडर में चुने जाते हो तो आप उसी स्टेट में सारी उम्र काम करोगे। आपने देखा होगा कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो आप उसको ऐसे करोगे कि या तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज का हो सकता है, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का हो सकता है, या स्टेट किसी एक राज्य से जुड़ा हुआ हो। तो 3 प्रकार की हैं, इसको आप एज इट इज़ लिख लोगे जैसे तैसे। ये हैं 3 टाइप ऑफ सिविल सर्विसेज, 1 2 3 करके इसको याद रखना है, हमेशा ये काम आएगा आपको। सेंट्रल सर्विसेज फंक्शन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ये मेन बात है। सेंट्रल सर्विसेज के आगे एरो लगा के लिख लो, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं ये। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स।
देखिए सेंट्रल सर्विसेज सिर्फ यूनियन की हैं, वो किसी राज्य में काम नहीं करेंगे। अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में आप काम कर रहे हैं तो आप किसी स्टेट के नहीं हो, आप सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो। अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज में चुने जाते हो तो आप यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के हो, ठीक है। आपको क्या है, आप आईएएस आज चुने जाते हो ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत, तो आपको किसी भी राज्य में आपकी सेवाएं लेने के लिए भेजा जा सकता है। सो सेंटर एंड स्टेट्स दोनों में आ गई ऑल इंडिया सर्विसेज, और स्टेट सर्विसेज तो देखिए सिर्फ स्टेट्स की होती हैं, ठीक है। जैसे जो आपने सुना होगा एसएससी, स्टेट सिविल्स एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हरियाणा में, जो काम करते हैं एसएससी की। आप सोचते हो आप फॉर्म भर देते हैं तो वो किसी राज्य से ही जुड़ा हुआ होता है, किसी सेंटर का नहीं होता है। प्लस वो ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट नहीं होता है। ये 3 प्रकार की हैं, सेंट्रल सर्विसेज सिर्फ यूनियन की, ऑल इंडिया सर्विसेज बोथ यूनियन एंड स्टेट्स की, और स्टेट सर्विसेज ओनली स्टेट्स की। ऐसे आप इनकी क्लासिफिकेशन करोगे। दीज सर्विसेज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू तकनीकी और नॉन तकनीकी सेवाएं भी इनके अंदर क्लासिफिकेशन का एक जरिया है, ठीक है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की ऑल इंडिया सर्विसेज का सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। और ग्रुप सी डी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं अपने अपने, ठीक है। सो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अगर सिलेक्शन होंगे तो यूपीएससी करवाएगा, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के होंगे तो एसएससी करवाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगला पॉइंट आप इसका ये बनाओगे। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क में आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया गया, 312। इसको हमेशा याद रखना, इसका नोट्स बना लो। सब्सटेंटिव रोल क्या होता है, देखिए सिविल सर्वेंट्स का ये देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज परफॉर्मिंग द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस, किसी भी सरकार का आधारभूत होता है, इसी के द्वारा सरकारें चलाई जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज़, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिए, वहाँ बैठ के उसको लागू कौन करेगा, उसको अफसरशाही, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो उसको लागू करेंगे। आईएएस ऑफिसर्स को हमेशा सिविल सर्वेंट्स के तौर पे देखना। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति का निर्माण करने के अंदर भी जो है वो सिविल सर्वेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि क्या कानून बनाया जाना चाहिए। वो मिनिस्टर को, पार्लियामेंटेरियंस को, एमएलए एमपीज़ को, जो वहाँ बैठ के कानून बनाते हैं संसद में, उनको ये राह दिखाते हैं, ब्लूप्रिंट बना के देते हैं कि जी इस तरीके का कानून होना चाहिए, ये दिक्कतें आती हैं लोगों को, आप ऐसे करिए वैसे करिए। वो तो सिर्फ रबर स्टैंप की तरह है, वो पॉलिसी बना ज़रूर देते हैं लेकिन उनको लागू करने का काम, और वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसके नक्शे कदम हमेशा सिविल सर्वेंट्स ही देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नीति को लागू करना, प्लस नीति बनाने के अंदर उसकी मदद करना, नीति निर्माण के अंदर सहायता करना, ठीक है। सिविल सर्विसेज कैरी ऑन द गवर्नेंस व्हेन गवर्नमेंट्स चेंज ड्यू टू इलेक्शंस। देखिए सरकारें आती जाती रहती हैं, भाजपा कांग्रेस भाजपा कोई भी हो, लेकिन सिविल सर्वेंट्स बने रहते हैं, स्थायी होते हैं, दे आर परमानेंट, ठीक है। सरकारें बदलें चाहे ना बदलें, आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं, अफसर जो हैं, वो वहीं रहते हैं सरकारों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी के लिए। रोल इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये समझ में आता है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स, आर्थिक जो है प्लान्स बनाने के लिए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी देखिए आपके आसपास काम हो रहे होते हैं, जो भी आपके डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे होते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, कल्याणकारी कार्य हो रहे होते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे, सामाजिक आर्थिक विकास के नाम पे, सभी के सभी कार्य जो हैं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। ओके, टू डेवलप एग्रीकल्चर, सिविल सर्वेंट्स हैव टू प्रॉपरली मैनेज कम्युनिटी रिसोर्सेज। देखिए लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वेटलैंड्स हैं, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, मार्केट सेंटर, सभी के सभी कार्य जो हैं सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा, आपके अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी जो हैं या अन्य सरकारी अधिकारी जो हैं, उनके द्वारा करवाए जाते हैं।
आप अपने आप को ये सोच के कर सकते हो, कल को मैं जो है सरकारी अधिकारी बड़े अफसर बन के आता हूँ तो मैं क्या क्या चेंज करवा सकता हूँ। देखिए, आप कानून बनाने में मदद कर सकते हैं, आप कानून को लागू करने में मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, लैंड को डेवलप कर सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज को, जो वनों को, जो है वेटलैंड्स को, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट है, जो ख़राब जो ज़मीनें पड़ी हैं आप उसमें कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन कर सकते हैं। कहने को मतलब देखिए, बेसिकली जो आप, अगर आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली बोलते हैं कि आई वांट टू चेंज समथिंग, मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ, मैं कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। आप कुछ डेवलपमेंटल प्लान बना सकते हैं, आप जो है बैकवर्ड क्लासेस को आगे लेके आ सकते हैं, आप पुअर पीपल के लिए काम कर सकते हैं, आप जो है जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं, ओल्ड एज पीपल के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। So, for the security and to maintain law and order of people, civil servants are there always, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपकी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने हैं, सोसाइटी के अंदर पीस बनाए रखना है, ठीक है। ये सारी जिम्मेवारी जो है सिविल सर्वेंट्स की होती है। सो सिविल सर्विसेज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओगे कि क्यों सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव को वो लेके आ सकते हैं। एक यही ऐसे एक ऐसे कैडर है, एक ऐसी संस्था है जो कि सोशल चेंज को लेके आ सकती है, सामाजिक बदलाव कर सकती है, आर्थिक विकास कर सकती है, सामाजिक विकास कर सकती है, ठीक है। ये इसके कुछ पहलू हैं आपके मन में जो आते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। ओके, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। आधुनिकरण अगर नेशन का करना है, अपडेशन करनी है तो सिविल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स के लिए अगर कोई काम करता है, ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए कोई काम करता है, सिविल सर्विसेज करती है, ठीक है। डेवलपिंग एंड सेंस ऑफ नेशनहुड, देखिए आपके इंडिया को जो है सारे, इंडिया इज डिवाइडेड इन सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी पीपल, सो मेनी कल्चर, सो मेनी एथनिक ग्रुप्स, सो मेनी डाइवर्सिटीज़ आर देयर। अगर उसको कोई इकट्ठा करता है तो वो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो यूनिटी बनाए रखते हैं, जो एक नेशनहुड, जो आपकी एक राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है। सो देखिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बनाए रखती है। कैलेमिटीज़ एंड क्राइसिस, एमरजेंसी की सिचुएशंस में, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, साइक्लोन आ गई, सुनामीज़ आ गई, अर्थक्वेक्स आ गए, इस दौरान जो है आपकी सिविल सर्विसेज खड़ी रहती है। वो पॉलिसी बनाते हैं, वो नियम बनाते हैं, आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम में जो है बहुत सारी नोटिस आए, अब ऐसा होगा, अब से ऐसा होगा, अब से ऐसा नहीं होगा। ये सारे डिसीजंस जो हैं दे वर ऑल टेकन बाय द सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के द्वारा वो डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है। सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स, जो है सिटीजन्स ग्रवांस रिड्रेसल के लिए काम करते हैं। लोगों को जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें सुनते हैं, उनकी जो है उनके लिए काम करते हैं। आपको कोई भी परेशानी है, आप जो है अपने एरिया के जो है डीसी हैं या एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं या कोई भी अधिकारी हैं, जहाँ जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते हो, आपका काम किया जाएगा, ठीक है। सो जो है जन शिकायतें सुनना, जन शिकायतों को दूर करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की तरह काम करना। सिविल सर्वेंट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में जजेस की तरह भी काम करते हैं। ओके, ये एक छोटी सी स्लाइड डाली है, देखिए मॉडल देख लेते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज का मॉडल कहाँ से लिया गया है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी, वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमने लिया है एज अ मॉडल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो कि पहले से चला आया हुआ था। आपने देखा था मैक्स वेबर जो थे जर्मन थिंकर, उन्होंने कंसेप्ट दिया था नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का। उसी मॉडल को पैटर्न बना के हमने सिविल सर्विसेज को उसी का आधारभूत माना है, ठीक है। जैसे कि प्रमोशन होता है, सीनियोरिटी होती है, फिक्स्ड पे होती है ऑफिशियल्स की, पेंशन होती है, हायरार्की होती है, रिजिड रूल्स, फॉर्मल रूल्स, ओके, फॉर्मेलिटी इन
वर्क एंड ऑल दीज। आपको याद होगा, ब्यूरोक्रेसी मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ये याद रखना है कि इंडियन सिविल इज़ बेस्ड ऑन द वेबरिन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर के जो मॉडल है, मैक्स वेबर के जो मॉडल ब्यूरोक्रेसी, उससे लिया गया है। ठीक है, ये कुछ एक इश्यूज़ हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे करप्शन है सबसे बड़ा इशू इंडियन सिविल सर्विसेज का, और रेड टेपिज़म है, लाल फीताशाही है, जो है काम देरी से होता है या काम को लटका के रखा जाता है, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही ताकि कमी है, या आउटडेटेड लॉज हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, फिक्स्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही पेचीदा हमारा स्ट्रक्चर है काम करने का, जो है कागजी कार्रवाई ही होती है, कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। ठीक है, काम एक्चुअल में हो चाहे ना हो, लेकिन कागजों में हो जाता है काम। हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण की हाई डिग्री है। ठीक है, विकेंद्रीयकरण कम देखने को मिलता है। पुअर वर्क कल्चर, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो है नेताओं का बहुत सारा जो है इंटरफेरेंस हो जाता है। पॉलिटिकल क्लास का जो है, पॉलिटिकल क्लास स्टार्ट्स जो अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। एक ये भी है कि जो है राजनीतिकरण हो गया है आज प्रशासन का। सो ये सारे कुछ एक इश्यूज़ हैं, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारे सिविल सर्विसेज, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक्सेस फॉर्मेलिटी, अत्यधिक जो है औपचारिकताएं, लाल फीताशाही, आउटडेटेड लॉज, फिक्स्ड रिजिड लॉज, रिजिड रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अत्यधिक केंद्रीयकरण। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और नेगेटिव पावर ऑफ अब्यूज़। पावर ऑफ अब्यूज़ का यहाँ देखिए, आपके पास पावर है, आज आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं अब्यूज़ ऑफ पावर। ठीक है, एंड करप्शन। करप्शन के तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, आप अपनी तरफ से भी इसमें लिख सकते हो। सिविल सर्विसेज इन इंडिया देखिए कितने प्रकार की है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल, स्टेट सिविल सर्विसेज, ये हमने देख ली हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी आती हैं? आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये मोटी मोटी सी हैं और भी, लेकिन अभी आप ये कम से कम ये याद रख लीजिए। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और सीडी में, सीडी का सिलेक्शन कौन करता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी। ठीक है, ये है, ये थोड़ी सी एक और स्लाइड है रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं इसे। ठीक है, परमानेंट का मतलब है एक करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक बार सेवा में आ जाते हैं तो 60 साल तक जो है काम करते हैं और हमेशा चलती रहती है। वो आएंगे तो कोई, वो रिटायर होंगे तो कोई और आ जाएंगे। सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड, ये हम कर चुके हैं। एग्जीक्यूशन ब्रांच के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भारतीय सिविल सर्वेंट्स का काम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारी होते हैं, पार्लियामेंट के अधिकारी नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। सिविल सर्विस डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। गवर्नमेंट मिनिस्टर अगर आप हो तो सिविल सर्विसेज का पार्ट नहीं हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप सिविल सर्विसेज का हिस्सा नहीं हो। ठीक है, सो ये थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करी हुई है, ये देख लेना कि सिविल सर्वेंट्स होते कौन है। ठीक है, मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। ऑल इंडिया सर्विसेज में देखिए आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेंट्रल सिविल सर्विसेज में कौन सी हो सकती है? इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सेंट्रल की सर्विसेज हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये आपसे 2 मार्कर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की जो हैं सिविल सर्विसेज थी, कौन सी थी? ऑल इंडिया एंड सेंट्रल एंड स्टेट्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये थोड़ी सी बाइफर्केशन कर रखी है। ग्रुप ए में कौन सी आएंगी? ओके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। IAS is the permanent arm of government. IAS cadre is responsible for formulating and implementing government policies. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, IAS जो कैडर है वो किसके लिए जवाबदेह है? पॉलिसी, नीति को बनाने के लिए और नीति के लागू करने के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है ये ऑल इंडिया सर्विसेज की। इंडियन पुलिस सर्विस, अगर IPS चुने जाते हो डायरेक्ट, जो
जो फिर बहुत जल्दी आप जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हो आईपीएस में अगर आप आते हो तो, ठीक है। ये भी बहुत प्रेस्टिजियस सर्विसेज हैं। आईपीएस ऑफिसर्स आर ट्रेंड एट, ये नेशनल एकेडमी, आप नाम याद रख लोगे, 2 मार्क में पूछा जा सकता है इसको। आईपीएस ऑफिसर्स आर ट्रेंड एट सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी। कहाँ है ये? हैदराबाद। ये इसको नोट कर लो। आईएएस की जो एकेडमी है वो कहाँ है? LBSNA ट्रेनिंग एकेडमी आईएएस की है, वो है मसूरी में, ठीक है। देहरादून के पास है मसूरी, उत्तराखंड। मसूरी के अंदर LBSNAA लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एकेडमी, नेशनल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी जो है LBSNA, लबासना इसे बोलते हैं, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी है, ये हैदराबाद में है। इंडियन ऑडिट सर्विसेज जो हैं वो शिमला में है, ये आप याद रखोगे हमेशा। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस है, वो दिल्ली के अंदर है। लेकिन इनकी जो है ट्रेनिंग है जो पहले स्टार्ट आईएएस वालों के साथ इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है LBSNA में, जो कि मसूरी में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो है दिल्ली में है। और ग्रुप कौन सा आता है? तो ग्रुप ए में आते हैं। और ये क्या करते हैं? फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं। जो राजदूत जो होते हैं भारत के, जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो यहाँ से लिए जाते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज को का एग्ज़ाम कैसे होता है? देखिए 3 प्रकार के इसमें चरण हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ठीक है। आपको निशान लगाने होते हैं 4 में से एक आपको पता लगाना होता है, फिर वो आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर मेन एग्जामिनेशन होता है जो रिटन एग्जामिनेशन होता है। आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर इंटरव्यू होता है, इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या सीन है? देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 400 मार्क्स के, ईच पेपर हैज़ 200 मार्क्स ईच एंड 2 आवर्स अलॉटेड हावर ब्लाइंड कैंडिडेट्स, ठीक है। ये कोई खास नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या होता है और रिटन एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है। मेन एग्जामिनेशन में देखिए 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक लैंग्वेज लेनी होती है आपको, अपनी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, तमिल, हिंदी, मराठी, जो है इंग्लिश, जो भी। एंड 7 पेपर अलग से होते हैं जिनकी मेरिट बनती है। इनके अंदर बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको रिटन में देने पड़ते हैं। ये पास कर जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाता है। दिस इज़ समवट अबाउट इंडियन सिविल सर्विसेज।